गुड मॉर्निंग एवरीवन दोस्तों, स्वागत है आपका प्रेप पॉइंटर्स में। टुडे इज 6th ऑफ अगस्त और आज हम लोग जो 7 टॉपिक्स करने वाले हैं कौन कौन से हैं ब्रीफली देख लेते हैं एक बार। बांधवगढ़ नेशनल पार्क ये न्यूज़ में है। अनफॉर्चुनेट रीजन की वजह से न्यूज़ में है क्योंकि वहां पे पिछले कुछ सालों में कई सारे टाइगर्स की डेथ हो गई है। उस कॉन्टेक्स्ट में हम इसको पढ़ने वाले हैं बांधवगढ़ नेशनल पार्क के बारे में। उसके अलावा पेट्रोपोल लैंड पोर्ट क्या है, ये बेसिकली इंडिया और बांग्लादेश दोनों शेयर करते हैं इस पोर्ट को। और जिस तरह से बांग्लादेश के अंदर जो क्राइसिस चल रहे हैं भयंकर वाले, इवन वहाँ की जो पीएम थी शेख हसीना जी, वो भी देश छोड़ के भाग गई हैं। उस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग इस स्पोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। जस्टिस गीता मित्तल कमेटी, छोटा सा टॉपिक है 5 सेकंड का, थोड़ा सा देखेंगे। कई बार कमेटी के बारे में सवाल आ जाते हैं, मैच द फॉलोइंग समथिंग लाइक दैट, उस कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। टोटली फैक्ट्स है। बगता ट्राइब क्या है, हालांकि द हिंदू में ये आर्टिकल दिया हुआ है, काफ़ी लंबा चौड़ा आर्टिकल है लाइक अ केस स्टडी, लेकिन हम लोग उसको प्रीलिम से कॉन्टेक्स्ट में सिर्फ बगता ट्राइब के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि इसके पीछे की जो थोड़ी सी स्टोरी है वो आपको मैं बताऊंगा क्यों ये न्यूज़ में है। ओल्ड ओनियो लीगई वोल्केनो, ये तंजानिया के अंदर एक वोल्केनिक इरप्शन हुआ है, हो भी रहा है, और ये अपने आप में दुनिया का सबसे यूनिक वोल्केनिक इरप्शन है। वो क्यों है वो आपको मैं बताऊंगा। उसके अलावा लीजनेयर्स डिसीज ऑस्ट्रेलिया में ये आया है, 2 लोगों की अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई है, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ सकते हैं। उसके अलावा कारके डाका वायु, ये एक फेस्टिवल है जो कि केरला के अंदर इसको सेलिब्रेट किया जाता है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में इसको हम लोग पढ़ेंगे। चलिए जी, तो सीधा पढ़ते हैं पहले टॉपिक पे जो है बांधवगढ़ नेशनल पार्क। न्यूज़ में क्यों है, देखिए बांधवगढ़ नेशनल पार्क में पिछले 12 सालों में, मतलब 2020 3-4 सालों में, सॉरी 12 साल नहीं, 3-4 सालों में बांधवगढ़ में 43 टाइगर्स की डेथ हो गई। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी, मतलब बहुत ही बड़ी बड़ी बात है। इतनी टोटल डेथ पूरे इंडिया में नहीं हुई है जितनी अकेली बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के अंदर हो गई है। नेशनल पार्क भी बोल लीजिए, टाइगर रिजर्व भी है ये, तो ये बहुत बड़ी बात है। उसको लेके एक एसआईटी की टीम बनाई गई थी, मतलब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई थी। उस टीम ने अपनी एक रिपोर्ट अभी दिया है, और उस रिपोर्ट उसमें जो बातें बोली गई है ना टाइगर रिजर्व के बारे में, वो बड़ी अजीबोगरीब सी हैं। उनका यह कहना है कि साहब यहाँ पे जो ज्यादातर जो डेथ हुई है ना, वो एक्चुअली पोचिंग की वजह से हुई है, मतलब इलीगल हंटिंग की वजह से हुई है। स्मगलर्स जो होते हैं, हंटर्स होते हैं, वो करते हैं। लेकिन जो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के नेशनल पार्क के जो ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने इस बात को छुपाया है। उन्होंने कहा कि देखो भाई, ये जो डेथ हुई है ना, वो पोचिंग की वजह से नहीं हुई है, ये इलेक्ट्रोक्यूशन की वजह से हुई है, करंट लगने से टाइगर्स की डेथ हुई है, ये उनका कहना है। लेकिन एक्चुअली में डेथ जो है वो पोचिंग की वजह से हुई है। ये बहुत सारी चीजों का पता लगता है जब उनका पोस्टमार्टम किया गया, वो सब चीजें। इवन पोस्टमार्टम के दौरान भी मेडिकल नेग्लिजेंस किया गया। उनको जो जल्दी मेडिकल अटेंशन मिलनी चाहिए थी टाइगर्स को, वो मिली नहीं, और उसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। तो बेसिकली ये पूरे का पूरा जो कसूर है, इतनी डेथ हुई है जो टाइगर्स की, वो बांधवगढ़ नेशनल पार्क के अंदर जो ऑफिशियल्स हैं उनका कसूर है। जो लोकल जो पोचर्स हैं, हंटर्स हैं, उनके साथ करप्शन या मिक्सिंग करके कुछ भी करके ये सब हुआ है, ऐसा उन्होंने यहाँ पे बताया है। अब उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा नहीं, वो तो एक बात की बात है, लेकिन रिपोर्ट के अंदर ये कहा गया है। तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। देखिए, बांधव का मतलब होता है ब्रदर, ठीक है। गढ़ का मतलब होता है फोर्ट। तो ऐसा माना जाता है कि जब लंका की मतलब रामायण की कहानी है बेसिकली, जब प्रभु श्री राम जी लंका को जीत के वापिस आ रहे थे, तो उन्होंने लक्ष्मण को ये एक्चुअली गिफ्ट में दिया था, ये जो पूरे का पूरा एरिया है। और यहाँ पे बांधवगढ़ फोर्ट जो है बनाया गया, तो वहाँ पे लक्ष्मण जी रहते थे, कुछ समय तक रहे, उसके ऐसा माना जाता है। तो एक कहानी है बेसिकली। तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क और बांधवगढ़ जो फोर्ट है उसको लेके फेमस है। तो वहाँ पे जो सबसे बड़ी हिल है, बांधवगढ़ हिल उसको कहते हैं, उसके टॉप के ऊपर ये बांधवगढ़ जो है वो फोर्ट बना हुआ है। सतपुड़ा हिल्स में है, ठीक है, मध्य प्रदेश के अंदर। कुछ कुछ बातें अब देखे जरा, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ के जो आसपास के राजे रजवाड़े हुआ करते थे, ये उनका हंटिंग ग्राउंड हुआ करता था भैया, ठीक है। अपने दोस्तों को इनवाइट किया करते थे, ब्रिटिशर्स को भी, इंडिया वालों को भी, दूसरों को, यहाँ पे शिकार करने जाया करते थे। और यहाँ पे एक बड़ी परंपरा कह लीजिए या कुछ बात कह लीजिए, उनका ये मानना था कि अगर आप यहाँ पे 109 टाइगर का शिकार करते हो ना, तो आपकी किस्मत बदल जाती है। आम आदमी की नहीं, जो राजा महाराजा हुआ करते थे, मतलब शिकार करने के बहाने हैं और तो कुछ नहीं है। 109 टाइगर का शिकार कितनी बड़ी बात है। और ऐसा माना जाता है कि महाराजा वेंकट रमन जी, उन्होंने यहाँ पे 111 टाइगर्स का शिकार किया था 1914 तक। ये कितनी बड़ी बात है। वो सब यहाँ पे चलता रहा।
शुरुआत में ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे व्हाइट टाइगर्स भी मिलते थे, बाद में वो खत्म हो गए क्योंकि इतना शिकार हम लोगों ने उनका कर लिया। लेकिन फिर बाद में जब चीज़ें आगे बढ़ी तो 1968 के अंदर इसको नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया गया और प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर में 1993 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर एज अ टाइगर रिजर्व भी इसको डिक्लेयर कर दिया गया। वेजिटेशन की बात करें तो यहाँ पे ज़्यादातर आपको ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट मिलते हैं। ये बात मैंने आपको 2-3 दिन पहले भी बताई थी। जो डेसिडियस फॉरेस्ट हैं कई तरह के हो सकते हैं, जिनमें से दो सबसे जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो है ड्राई और मॉइस्ट। ड्राई इंडिया में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, मॉइस्ट कहीं कहीं पे पाया जाता है जहाँ पे रेनफॉल थोड़ा सा ज़्यादा होता है, खासकर मानसून के टाइम पे। बाकी साल वगैरह यहाँ पे आपका तेंदू, अर्जुन, पलास वो सब आपको यहाँ पे मिलता है। अगर आप यहाँ पे वाइल्ड लाइफ की बात करें तो चौसिंगा, चीतल, लंगूर, मंकी, टाइगर्स वगैरह सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेट्रोपोल लैंड पोर्ट, पहली बात तो देखने जरा यहाँ पे लिखा हुआ लैंड पोर्ट, तो ये सी पोर्ट नहीं है। एग्जाम में यहां से भी सवाल आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर अ लैंड पोर्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लैंड पोर्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सी पोर्ट। तो आपने ध्यान देना है, जो पेट्रोपोल है वो लैंड पोर्ट है, सी पोर्ट नहीं है, इतने आपको याद रखना है। दूसरी बात, मामला कहां बिगड़ गया, बांग्लादेश के साथ बिगड़ गया। अगर आप पिक्चर थोड़ा देखेंगे तो आपको क्लियरिटी वैसे समझ में आ ही जाएगा। देखिए जरा, ये पेट्रोपोल है, ठीक है, इधर थोड़ा सा, और यहाँ पे देखिए बेनापोल है। तो पेट्रोपोल पेनापोल बेसिकली एक ही चीज है, दोनों एक ही पोर्ट हैं, लेकिन ये आधा इंडिया के अंदर है और आधा ये बांग्लादेश के अंदर में है। जो इंडिया वाला पार्ट है उसको पेट्रोपोल कहते हैं, जो बांग्लादेश वाला पार्ट है उसे बिनापोल कहते हैं, है चीज एक ही। लेकिन मामला क्यों बिगड़ गया, क्योंकि भैया यहाँ पे 19 जुलाई के बाद से सारी सभी की सभी सर्विसेज को बंद कर दिया गया। हजारों ट्रक हैं जो इंडियन साइड में खड़े हुए हैं जिनको बांग्लादेश के अंदर एंट्री नहीं मिल रही है। मामला क्यों बिगड़ गया, देखिए बांग्लादेश में पिछले महीने भर से लगभग भयंकर वाले प्रोटेस्ट चल रहे हैं। ये प्रोटेस्ट एज अ स्टूडेंट प्रोटेस्ट शुरू हुए थे, लेकिन बाद में प्रोटेस्ट थोड़े से इन कम्युनल अभी तो एक रूप भी ले लिया है। कई सारे हिंदू टेम्पल्स को, इस्कॉन टेम्पल्स वगैरह को बांग्लादेश के अंदर जो है वो उनके ऊपर अटैक्स वगैरह हो रहे हैं, वो एक अलग चीज़ है। बट लेकिन मामला काफ़ी बिगड़ गया और शेख हसीना जी ने पहले रिज़ाइन दिया और कल वो बांग्लादेश छोड़ के भाग गई हैं। शायद वो इंडिया में आई हैं और आई हैं बेसिकली इंडिया में। अब वो आगे से कहाँ जाएंगी उनको ही पता है। तो आर्मी बहुत जल्दी टेक ओवर करने वाली है बांग्लादेश के अंदर। तो सिचुएशन जो है वो काफ़ी बिगड़ गई है और सिचुएशन के पीछे जो रीज़न है बिगड़ने का वो बेसिकली रिजर्वेशन ही है, ठीक है, जो कि इंडिया में भी एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है और बांग्लादेश के अंदर भी है। तो बेसिकली जो 1971 का फ्रीडम जो वॉर था बांग्लादेश के अंदर, वहाँ पे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनके जो बच्चे हैं उनको सिविल सर्विसेज के अंदर रिजर्वेशन दिया जाता था। उसके अगेंस्ट में जो है लोग वो सड़कों पे आए, स्टूडेंट्स आए पहले, तो बाद में सभी लोग आ गए और वो देखते ही देखते प्रोटेस्ट इतने ज़्यादा बढ़ गए कि नौबत यहाँ तक आ गई कि आज पीएम को भागना पड़ा अपनी सिस्टर के साथ और लोगों के साथ जो उनके बहुत क्लोज थे। अपार्ट फ्रॉम दैट उनका जो घर था, रेजिडेंस था पीएम का, वहाँ पे लोग घुस गए। वहाँ पे किचन वगैरह में हर जगह घुस गए बेसिकली लोग, जैसा श्रीलंका में हुआ था समथिंग लाइक दैट वैसा ही हुआ है। तो अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, इंडिया को थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा भाई, ऐसा ना हो कि 1970 वाली सिचुएशन, 71 वाली सिचुएशन यहाँ पे भी आ जाए। लाखों की संख्या में हो सकता है भाई लोग इंडिया की तरफ आए जैसे तब आए थे। तो इंडिया को थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा एकदम आई वुड से कि थोड़ा सा कॉशियस रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उस कॉन्टेक्स्ट में। तो ये जो पेट्रोपोल पोर्ट है ये सस्पेंड कर दिया गया ऑपरेशंस को ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी रीजंस। इस कॉन्टेक्स्ट में अपने थोड़ा सा याद रखना है। उसके अलावा जो मैत्री एक्सप्रेस जो ट्रेन है इंडो बांग्लादेश, उसको भी फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है, वो थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। 2016 में ये जो पोर्ट है वो शुरू हुई थी और ये एक्चुअली कलकत्ता से बहुत दूर भी नहीं है, सिर्फ 80 किलोमीटर ही दूर है कलकत्ता से, तो पास में ही पड़ती है, तो ज़्यादा दूर है नहीं। तो थोड़ा सा हमने याद रखना है। कितने ट्रक इधर से जाते हैं, कितने ट्रक उधर से आ रहे हैं, ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बस ये थोड़ा अपने याद रख सकते हो कि भाई क्या क्या हम लोग यहाँ से इंपोर्ट करते हैं, क्या क्या एक्सपोर्ट करते हैं। जो मेजरली चीज़ें इंडिया से एक्सपोर्ट होती हैं वो कॉटन फैब्रिक, मोटर व्हीकल्स वगैरह, नॉन अलॉय स्टील्स, चासीज, वो सब, टू व्हीलर्स वगैरह जाते हैं। बांग्लादेश से जो हम लोग मंगवाते हैं इस पोर्ट से, जूट, रेडीमेड गारमेंट, बीटल नट वगैरह वो सब मंगाते हैं। ये थोड़ा अपने याद रखना है। बाकी सिविल जो अनरेस्ट वहाँ पे वो मैंने आपको बता ही दिया, 300 से ज़्यादा अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे डेथ हो चुकी हैं, वो सब मामला यहाँ पे बनता है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ें। जस्टिस गीता मित्तल कमेटी, छोटा सा टॉपिक है। मणिपुर के जब इतने सारे इश्यूज हुए, इतने सारे लोगों की डेथ हुई, ह्यूमन राइट वायलेशन हुआ, सब कुछ हुआ, महिलाओं के ऊपर अत्याचार वहाँ पे हुए, सबने पिक्चर्स वगैरह वीडियोस देखी होंगी शायद। तो उस कॉन्टेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली पिछले साल 7 अगस्त को एक कमेटी बनाई थी जिसे कहते हैं जस्टिस गीता मित्तल कमेटी। इस पूरी कमेटी के अंदर 3 जस्टिस थी, पी जोशी, मित्तल जी और आशा मेनन जी। रिपोर्ट के लिए 1 साल का समय दिया गया था
कि भैया अपनी सबमिट करिए रिपोर्ट, क्या आपका पूरा फाइंडिंग्स है, लेकिन अभी प्रॉपर हो नहीं पाई शायद फाइंडिंग्स, तो 6 महीने तक और इसके टेन्योर को एक्सटेंड कर दिया है। क्यों बनाई है मीटिंग? जो एथनिक वायलेंस हुआ था मणिपुर के अंदर उसको देखने के लिए। इतना सफिशिएंट आपके लिए। ये नहीं जानना है कि भैया ये जो जस्टिस थी वो कौन से हाई कोर्ट से थी वगैरह, वो सब नहीं जानना है। सिर्फ वो आपसे क्या पूछेगा एग्जाम में, एक ऐसे थोड़ा सा मैच द फॉलोइंग टाइप का टेबल टाइप का वो दे सकता है, जिसमें एक तरफ वो कमिटी देगा, कमिटीज देगा 3-4, दूसरी तरफ आपसे पूछेगा भैया इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, तो वो मणिपुर राइट्स वगैरह समथिंग लाइक दैट ऐसा आपको डालेगा। तो वो आपने याद रखना है, जस्टिस गीता मित्तल कमेटी। तो एम फॉर मित्तल, एम फॉर मणिपुर, उस कॉन्टेक्स्ट में याद रख सकते हो। चलिए, बगता ट्राइब, आई डोंट नो इसको बगता कहते हैं बागता कहते हैं, मुझे नहीं पता है, बट या थोड़ा सा इसकी कहानी मैं आपको बता देता हूँ। 1970s का दौर था और 1970 में आंध्र प्रदेश के अंदर सुलेरू रिवर के ऊपर, जो कि सबरी रिवर की ट्रिब्यूटरी है, वहां पे एक छोटा सा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लगाया गया। 1970s की मैं बात करूं, मतलब 50 साल से ज्यादा हो गए हैं, 55 साल हो गए हैं। वहां पे काम करने के लिए लोकल लेबर आंध्र प्रदेश की सरकार को नहीं मिली, तो उन्होंने ओडिशा से लेबर को मंगवाया, उनको ऑफर दिए गए। तो ओडिशा से कई सारी फैमिलीज वो आंध्र प्रदेश में आ गई इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने के लिए। वो जो ट्राइब्स आई वो ओडिशा से आई थी, जिनमें से 3 ट्राइब सबसे प्रोमिनेंट हैं, बगता ट्राइब, गौड़ और कोंडा ट्राइब। ठीक है, वो 1970 से वहां पे आए। तो सोचने की बात है, 50 सालों से वहां पे वो लोग रह रहे हैं। जहां पे ये प्रोजेक्ट है, ठीक है, उस प्रोजेक्ट से 3-4 किलोमीटर के रेडियस के अंदर अंदर 3 गांव, स्पेशली 3 गांव जो हैं उनको एस्टेब्लिश किया गया टू सेटल दीज ट्राइब्स। तो आज वहां पे 3 गांव हैं, लेकिन जो आयरनी है वो ये है कि इन तीनों गांव में कोई बिजली का कनेक्शन नहीं है। सोचने की बात है, इनके जो एंसेस्टर्स थे, ज्यादा बड़ी बात भी नहीं है, मतलब लास्ट जनरेशन, उन्होंने एक ऐसे प्रोजेक्ट पे काम किया जहां से बिजली प्रोड्यूस होती है, लेकिन इनके गांव में खुद बिजली नहीं है, और वो सिर्फ वहां से 3 से 4 किलोमीटर दूर है, और ये पूरे का पूरा इलाका नक्सलाइट अफेक्टेड एरिया है। तो कुछ साल पहले वहां पे सीआरपीएफ के जवानों को तैनात किया गया था, तो सीआरपीएफ वालों ने इनको थोड़ा सोलर लाइट दिया, और सिर्फ एक बल्ब जल सकता है पूरे घर में, सिर्फ एक ही बल्ब जल सकता है। ये कितनी बड़ी बात है। कितने समय से लोग डिमांड कर रहे हैं भैया बिजली पहुंचा दीजिए, क्योंकि देखो लाइट रहेगी तो कितनी चीजें इंप्रूव हो सकती हैं आपकी लाइफ की। आजकल तो आप इमेजिन नहीं कर सकते लाइफ को लाइट के बिना, लेकिन यहाँ पे आज भी लाइट नहीं है। इन लोगों को अपना मोबाइल फोन भी रिचार्ज करने के लिए 4-5 किलोमीटर शहर में जाना पड़ता है, जहाँ पे लोग मोबाइल फोन चार्ज करते हैं, फिर वो 2-3 हफ्ते तक चलता है, जो नॉर्मल छोटे छोटे फ़ोन होते हैं जिनकी बैटरी लाइफ 3-4 दिन की होती है। कोई यहाँ पे कनेक्शन भी नहीं है सच नेटवर्क वगैरह का, तो हालत बहुत ही ख़राब है। एजुकेशन नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, सड़कें वहाँ पे नहीं हैं। कुछ साल पहले यहाँ के लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया था, और वो उन्होंने डिपार्टमेंट्स वगैरह में गए थे, तो उनको बताया गया भाई आपको कम से कम 15 लाख रुपए देने पड़ेंगे बिजली का कनेक्शन लेके आने के लिए, तब आपको, तो वो लोग दे नहीं पाए क्योंकि गरीब पॉपुलेशन है, तो वो आज तक उनका कनेक्शन है नहीं। तो बेसिकली छोटा सा केस स्टडी द हिंदू न्यूज़पेपर में आज आया था, उस कॉन्टेक्स्ट में मैंने थोड़ा बहुत कहानी बता दी है। बाकी जो बगता ट्राइब है, यस, ये प्रीलिम्स के लिए आपको याद रखना है। प्रीलिम्स में सबसे पहले क्या पूछता है कि वो ट्राइब है वो कौन से स्टेट से बिलोंग करती है ओरिजिनली, तो ओरिजिनली ओडिशा से बिलोंग करते हैं। बेसिकली छोटी सी ट्राइबल कम्युनिटी रहती है, और ये जो बगता जो नाम है वो भगत से आया है, भगता, ठीक है, भगत, भक्त मतलब बेसिकली। तो ये अपने ज़माने में एक वॉरियर क्लास हुआ करती थी, वॉरियर ट्राइब हुआ करती थी, ज़्यादातर फिशिंग एग्रीकल्चर एक्टिविटी में थोड़ा बहुत इन्वॉल्व रहते हैं। लोकल कल्चर जिनका डांस वगैरह है वो, जो लेकिन लोकल डांस होता है उड़ीसा में, जिसे जो है कर्मा फोक डांस कहते हैं, आज भी ये लोग उसको थोड़ा बहुत सेलिब्रेट करते ही हैं। तो काफ़ी गरीब ही है, और सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस भी काफ़ी ख़राब है, वो थोड़ा आपने इसको उस कॉन्टेक्स्ट में याद रखना है। ठीक है जी, चलो। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा आपसे, वो टेबल बना के मैच द फॉलोइंग में, एक तरफ आपको ट्राइब देगा, दूसरी तरफ आपको स्टेट दे देगा, ऐसे सिंपल सिंपल से सवाल आते हैं। ओल डोनियो लैंगाई वोल्केनो, ठीक है, कहाँ पे पड़ता है जी? ये पड़ता है आपका तंजानिया के अंदर। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये रहा ओल डोनियो लैंगाई। ये क्या है? पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक्टिव वोल्केनो है, एक्टिव वोल्केनो है, डोरमेंट वोल्केनो नहीं है, एक्सटिंक्ट वोल्केनो नहीं है, एक्टिव वोल्केनो है। ठीक है, पिछले 10-12 सालों से लगातार यहां से मैग्मा आ रहा है, इरप्शन हो रहा है, और ये जो
मतलब ये जो मैग्मा है, ये जो इसके ऊपर दो क्रिएटर हैं, दो क्रेटर हैं। क्रेटर का मतलब होता है कि जो डिप्रेशन होता है, क्रेटर, पिक्चर दिखा देता हूँ, ये देखिए जरा, इसे क्रेटर बोलते हैं। तो दो छोटे छोटे क्रेटर हैं बेसिकली यहाँ पे। लेकिन हम इसकी बात इतनी क्यों कर रहे हैं? दो वजह से न्यूज में है। पहला रीजन ये है कि दुनिया में अपने आप का सबसे यूनिक वोल्केनो है। क्यों वोल्केनो है? क्योंकि इसके अंदर से जो लावा आता है ना, वो हाईली फ्लूइड है, बहुत ही ज्यादा रनी है, बहुत ही ज्यादा फ्लूइड है। देखिए, वोल्केनोज से जो लावा निकलता है बेसिकली दो तरह का हो सकता है। बेसिक एक होता है बेसिक नेचर वाला, जिसके अंदर सिलिका कंटेंट कम होता है। एक होता है एसिडिक, जिसके अंदर सिलिका कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। ये जो वोल्केनो है ना, वो यूनिक इसीलिए है कि भाई यहां पे आपको सिलिकॉन कंटेंट बहुत कम मिलेगा। यहां पे कैल्शियम और सोडियम, इस लावा में ये दो सबसे ज्यादा है। यूजली जो लिथोस्फेरिक लावा होता है उसके अंदर आपको 60-70% से ज्यादा सिलिकॉन मिलता है, लेकिन यहां पे सिलिकॉन का कंटेंट ओनली 20 से 25% है। जो लेकिन उसके बाद भी बेसिक नहीं है, क्योंकि यहां पे कैल्शियम और सोडियम सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो ऐसा किसी और वोल्केनिक लावा के अंदर मिलता नहीं है, पहली बात। तो ये दुनिया का सबसे यूनिक इसीलिए है। दूसरी बात, ये जो वोल्केनो है ना, वो धीरे धीरे सिंक हो रहा है। हर साल ये वोल्केनो 3 से 4 सेंटीमीटर नीचे ग्राउंड में अंदर सिंक हो रहा है, नीचे जा रहा है। इसका एग्जैक्टली रीजन हमें नहीं पता चला, लेकिन ऐसा माना जाता है कि भाई इसके नीचे जो मैग्मा चैम्बर है शायद वो एम्प्टी हो रहा है, या फिर उसके अंदर जो मैग्मा है वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है या लिक्विड है, इसकी वजह से शायद ये जा रहा होगा। वो इंपॉर्टेंट नहीं है इतना ज्यादा, बट हाँ ये सिंक कर रहा है, दैट इज 100% श्योर। इस मैग्मा के अंदर आपको कैल्शियम सोडियम ज्यादा मिलता है रादर देन सिलिका, ये भी आपको याद रखना है। उसके अलावा यहाँ पे कैल्साइट पाया जाता है, क्योंकि जो कैल्शियम होता है वो जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिक्स होता है तो वो कैल्साइट बनाता है। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। तो इस मैग्मा से क्या निकल रहा है? इसके अंदर से नाइट्रोकार्बोनाइट जो है वो निकल रहा है। तो ये नाइट्रोकार्बोनाइट वही होता है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कैल्शियम मिल जाता है तो वो बना देता है, जब इसके अंदर सोडियम होता है वो भी मिक्स कर देता है। तो एक बड़ा ही यूनिक सा मैग्मा यहां से निकलता है, ऐसा दुनिया में किसी और वोल्केनिक इरप्शन के अंदर नहीं देखा जाता। ये आपने थोड़ा सा इसको याद रखना है बस। दो तीन चीजें हैं याद रखने के लिए। कहां पाया जाता है? तंजानिया में पाया जाता है। एक्टिव वोल्केनो है, सिलिकॉन कंटेंट इसमें कम होता है, ये सिंक कर रहा है। 4-5 चीजें एग्जाम में, प्रीलिम्स में आराम से यहां से क्वेश्चन सोल्व कर डालोगे आप लोग। ठीक है, चलो थोड़ा आगे बढ़े, लास्ट टॉपिक पे नहीं, लास्ट नहीं है। लीजनियर्स डिसीज। ऑस्ट्रेलिया में मेलबोर्न में 2 लोगों की डेथ हो गई एक मिस्टीरियस डेथ डिसीज की वजह से, जिसका नाम है लीजनियर्स डिसीज। कैसे होता है? जो कंटेमिनेटेड वाटर होता है, जब आप उसको इनहेल करते हो, ठीक है, कोई लेक है, कोई पॉन्ड है जहां पे फ्रेश वाटर है, जब उसको इनहेल करते हो तो एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है लीजनेला, ठीक है, जिसके ऊपर इसका नाम पड़ा है। तो ये बैक्टीरिया आपकी बॉडी में चला जाता है अनफॉर्चुनेटली। तो जब ये बॉडी में चला जाता है तो आपको इंपैक्ट कर देता है। क्या कैसे इन्फेक्शन करता है आपको? हाई फीवर, चिल, कफ, चेस्ट पेन, कंफ्यूजन, नोजिया, उल्टी उल्टी, डायरिया वगैरह वो सब हो जाता है। 2 से 10 दिन के बीच में आपको सिम्टम्स नजर आते हैं, क्योंकि ये कंटेमिनेटेड वाटर फ्रेश वाटर के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो उस वजह से यहाँ पे डेथ हुआ है, इतना याद रखना है। तो देखिए एग्जाम में ऐसे कैसे पूछ सकता है आपसे सवाल, ऐसे पूछ सकता है कि भाई आपको वो एक डिसीज का नाम देगा, सिंपली पूछेगा भाई ये डिसीज जो है वो वायरस जनरेटेड है या फिर बैक्टीरिया वाला है, ऐसे सवाल देगा। या फिर ऐसे भी दे सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज आर जनरेटेड और विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज आर कोज्ड बाय द बैक्टीरिया या फिर वायरस, ऐसे सवाल भी दे सकता है। ठीक है, तो आपने ध्यान, टेबल से भी पूछ सकता है। टेबल में एक तरफ आपको डिसीज देगा और दूसरी तरफ बताएगा भैया बैक्टीरिया है या वायरस है, कौन से होता है। तो आपने याद रखना उस कॉन्टेक्स्ट में। तो सभी डिसीज बैक्टीरिया से नहीं होते, सभी डिसीज वायरस से नहीं होते हैं, आपको पर्टिकुलर डिसीज याद रखना है। इसीलिए इनकी बहुत डिटेल में नहीं जाना आपने, सिर्फ ऊपर ऊपर से बेसिक इंफॉर्मेशन, क्योंकि फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन इस तरह से यहां से पूछ सकते हैं। अगर आपने, जब आपको ये डिसीज होता है, अगर आपने बहुत जल्दी इसको फाइंड आउट कर लिया, डायग्नोसिस आपका हो गया, तो आपको एंटीबायोटिक वगैरह कुछ दवाइयां दी जा सकती हैं, आप ठीक हो जाते हो। बहुत सीरियस केस में आपको हॉस्पिटलाइजेशन भी हो सकता है, और एक्सट्रीम केस में आपकी डेथ भी हो सकती है, जैसे ऑस्ट्रेलिया के अंदर इस समय हुई है। ठीक है, चलो। कारकी डाका वायु क्या है? ये फेस्टिवल है, कैसा फेस्टिवल है? नॉर्थ इंडिया में भी इसको सेलिब्रेट करते हैं, जिसमें लोग श्राद्ध कहते हैं, श्राद्ध। तो जो अपने एंसेस्टर्स होते हैं बेसिकली उनकी जो पूजा की जाती है, तो दिवाली से पहले इसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं नॉर्थ इंडिया में। तो हमारे जो फोर फादर्स होते हैं, एंसेस्टर्स होते हैं, उनको बेसिकली याद करते हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए बात करते हैं, वर्शिप करते हैं, उनको भोजन दिया जाता है, वो सब एक
सेरेमनी का, ट्रेडिशन का पार्ट होता है। इसी का जो इक्विवेलेंट है जो केरला के अंदर किया जाता है अभी कार्की डाका मंथ के अंदर, जो कि यूजली 16 जुलाई से लेकर 16 अगस्त तक चलता है। ये मलयालम कैलेंडर में जो कार्की डाकम होता है सबसे लास्ट महीना होता है, इसके बाद एक नया न्यू ईयर शुरू हो जाता है। तो वहां पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है इस महीने के इस टाइम पे, ठीक है। जो न्यू मून होता है, जो अमावस्या होता है, तब इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसको 3 तारीख को सेलिब्रेट किया गया था। तो रिचुअल्स वही होते हैं, कहीं जैसे वहां पे कोई लेक है, कोई बीच है, कोई टेम्पल है, लोग वहां पे जाते हैं, वर्शिप करते हैं, अपने एंसेस्टर्स को याद करते हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं और आराम से थोड़ा घर पे आ जाते हैं, जैसा नॉर्थ इंडिया में भी सेम टू सेम होता है, राइट। वो एंसेस्टर वर्शिप है। रिचुअल प्रैक्टिसेस वगैरह में क्या, जो सीजम सीड्स होते हैं वो दिया जाता है, हलवा वगैरह दिया जाता है, खीर दी जाती है, वो जो उनको चढ़ाना होता है बेसिकली, ठीक है। तो बस इस कॉन्टेक्स्ट में इसको याद रखना है। मॉडर्निटी देखो, मतलब इट्स अ ग्रेट मिक्सचर ऑफ मॉडर्निटी एंड द रिस्पेक्टिंग आवर एंसेस्टर्स, राइट। तो रिचुअल, जो ओल्ड रिचुअल्स हैं, उनके साथ साथ हम लोग मॉडर्निटी भी, मतलब आप समझ के देखिए, एक तरफ आप अपने एंसेस्टर्स को भोजन चढ़ा रहे हो और दूसरी तरफ आप रील भी बना रहे हो उसी चीज का। तो मॉडर्निटी प्लस हमारा ट्रेडिशंस, दोनों का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन है और यही इंडिया की खास बात भी है। हम लोग जिस तरह से मॉडर्निटी को एक्सेप्ट करते हैं ओपन आर्म्स के साथ, उसी के साथ साथ हम अपने ट्रेडिशन को भी संभाल के रखते हैं। जापान ने ये बहुत कमाल के तरीके से किया। जापान दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न कंट्री और एडवांस माना जाता है, लेकिन आज भी जापान अपने ओल्ड ट्रेडिशंस को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है, प्रिजर्व करता है और सेलिब्रेट करता है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा आपको याद रखना है, ठीक है। तो मॉडर्निटी एक्सेप्ट करने का मतलब ये नहीं है भाई आप अपने ट्रेडिशंस को भूल जाओ, उनको रिजेक्ट कर दो या वो सब खराब थे। जो खराब थे ऑलरेडी हम लोग छोड़ चुके हैं, अब जो थोड़ा बहुत बचा है वो अच्छे वाला ही बचा है बेसिकली, ठीक है। हाँ, खराब तो छोड़ ही देना चाहिए, ठीक है। हर कल्चर के अंदर कोई अच्छी और बुरी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट जनरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि पुरानी मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करें। आने वाले ज़माने में जो आगे वाली जनरेशन फ्यूचर में आएंगी, उनकी जिम्मेदारी है कि हम जो चीज़ गलत कर रहे हैं वो उसको रेक्टिफाई करें, लेकिन जो अच्छी चीज़ें हैं उसको भूलें नहीं, उसको भी सेलिब्रेट करें, रिस्पेक्ट करें, ठीक है। चलो, तो आज करते हैं यहीं पे समाप्त। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।